कैसे हो बेटा? तो देखिए बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में यूज ऑफ सॉल्ट में सॉल्ट नंबर सी और सॉल्ट नंबर डी अर्थात हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था उनके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, CSO4.H2O जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सॉल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अर्थात ABCDE। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और ऐप में आपके आता है CaOCl2 और CaOCl2 इसका मतलब क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है और इसके अलावा इसमें Cl है, इसलिए इसको हम क्लोराइड लाइम भी बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम अर्थात क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम का क्लोराइड भी इसको हम बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको जब हम डिसोशिएट करते हैं तो ये आपके किस फॉर्म में होता है? CaOCl2 में से, तो ये होता है OCl माइनस और Cl, इस फॉर्म में होता है। तो ध्यान दें, इसको हम क्लोराइड्स ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर अर्थात कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। अब अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट इसका डिस्कस करेंगे हम GMP, किसको बनाया कैसे जाता है अर्थात इसके प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इसको सेलेक्ट लाइम। और जब सेलेक्ट जो लाइम होता है, अगर इस सेलेक्ट लाइम में हम Cl2 गैस को पास करते हैं तो यहाँ से हमारे पास CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ब्लीचिंग पाउडर को बनाना हो, इसका प्रिपरेशन करना हो, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए सेलेक्ट जो लाइम है अर्थात जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें Cl2 गैस को पास किया जाता है। अब आती है बात इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बताओ इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो देखो, सभी में एक ही प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। तो ये आपका जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये वाइट नहीं, येलोइश वाइट पाउडर होता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे क्या? येलोइश वाइट पाउडर। ये येलो कलर का सफ़ेद पाउडर होता है, येलोइश वाइट पाउडर होता है। अब आती है बात इसकी किसकी? सोलेबिलिटी की। तो बेटा अभी हमने कहा था सोडियम कार्बोनेट, ये भी वाटर सोलेबल है, ये भी सोलेबल है वाटर में, और POP को भी जब हमने वाटर में सोलेबल किया तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला। वैसे ही अगर हम बात करें तो सोलेबल इन कोल्ड वाटर, किस में सोलेबल होता है? कोल्ड वाटर में। तो हम लिखेंगे सोलेबल इन कोल्ड वाटर अर्थात ये कोल्ड वाटर में सोलेबल होता है, और जैसे ये वाटर में सोलेबल होगा अपना Cl क्लोरीन को फ्री कर देगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं वो सुनना। तो सोलेबल इन कोल्ड वाटर एंड गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन। ध्यान रखना बेटा, ये सोलेबल इन कोल्ड वाटर होता है, और जब इसको हम वाटर में सोलेबल करते हैं तो हमें मिल्की सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है क्लोरीन की वजह से। एंड गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशन ड्यू टू फ्री लाइम प्रेजेंट इन इट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, ये आपके कोल्ड वाटर में सोलेबल होता है और कोल्ड वाटर के अंदर इसका मिल्की सॉल्यूशन बनता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर फ्री लाइम प्रेजेंट होता है। अब आती है बात पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर इसको हम एक्सपोज खुला छोड़ दें, तो खुला छोड़ने का मतलब है
रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, अर्थात एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर, अर्थात इसको हमने एयर में खुला छोड़ा है। तो जब इसको हम एक्सपोज टू एयर करेंगे तो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोज कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये आपके CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है और इसी Cl2 की वजह से इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अर्थात इसको हम जनरली ब्लीच के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस फ्री होती है और क्लोरीन के अंदर ब्लीच करने की टेंडेंसी होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी और यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने इसकी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की, रिएक्शन विद CO2। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बेटा, उसको हमेशा जिस भी कंटेनर में रखा जाता है या बोतल में रखा जाता है उसे एयर टाइट केप के साथ रखा जाता है। अर्थात ये आपकी बोतल है, इसके अराउंड यहाँ पर जो भी इसका केप होगा, ये आपका केप जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न क्या है वो देखिएगा। अर्थात जैसे इसमें ब्लीचिंग पाउडर आपका भरा हुआ है और यहाँ पर जो है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर है, अर्थात ये आपका एयर टाइट केप कंटेनिंग कंटेनर है। अर्थात ये जो कंटेनर आपका है, इसका जो केप है वो एयर टाइट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इसको एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विद CO2 एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात जब इसको हम खुला छोड़ते हैं तो ये CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एयर टाइट केप कंटेनिंग कंटेनर। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ Cl क्लोरीन, लॉस ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एयर, अर्थात जब इसको हम एयर में खुला छोड़ देंगे, अर्थात ये एयर के साथ रिएक्शन करके किसका लॉस करेगा बेटा, क्लोरीन का लॉस करेगा। और यही क्लोरीन जो है इसकी ब्लीचिंग नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अब हम यहाँ से इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट है वो? इसका मतलब एक प्रकार से पॉइंट बोल दो या नोट बोल दो। तो यहाँ से मैं नोट लिख रहा हूँ। क्या नोट है? कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन एटम। तो ध्यान रखना बेटा, इस क्लोरीन एटम के रिलीज होने के कारण ही ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच एक्शन या ब्लीच नेचर होता है। अब आता है इसका नेक्स्ट, मतलब इसकी जो नेक्स्ट है नंबर 4, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, अर्थात डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, अर्थात ये डाइल्यूट एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। तो बेटा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, अगर इसका रिएक्शन मैं करूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बताओ यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा CaCl2 H2O और Cl2। तो यहाँ से भी क्लोरीन गैस आपका रिलीज होगा। ऐसे ही अगर इसी का रिएक्शन में करा दूँ CaOCl2 प्लस 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कोई डाइल्यूट है, तो बताओ क्या बनेगा, CaSO4 H2O और वही Cl2 गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर भी आपके CO2 गैस रिलीज हो रही है और इस CO2 गैस के रिलीज होने के कारण यहाँ पर भी क्या रिलीज हो रही है बेटा, CO2 गैस रिलीज हो रही है। और इस CO2 गैस के रिलीज होने के कारण बताइएगा इसमें कौन सी नेचर होती है, अर्थात इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ब्लीचिंग
नेचर है, अर्थात इसमें ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो ड्यू टू रिलीज CO2 ब्लीचिंग नेचर। तो ध्यान रखना, आपके जो इससे जस्ट पिछली रिएक्शन थी उसमें भी Cl2 गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पर भी आपकी Cl2 गैस रिलीज हो रही है, और इसी Cl2 की वजह से इसमें कौन सी नेचर होती है बेटा, ब्लीचिंग नेचर या ब्लीचिंग एक्शन पाया जाता है। इसी के साथ ये इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के क्या यूज है, तो बेटा जैसे इसके नेम से क्लियर है ब्लीचिंग, तो इसका मेन जो रोल है वो ब्लीचिंग के लिए हम करते हैं। इसको डिफरेंट ब्लीचिंग के अंदर हम यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर फैक्ट्रीज में, और पेपर फैक्ट्रीज के अलावा लॉन्ड्रीज में भी इसको हम यूज करते हैं। तो देखिएगा, इसका सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है क्या, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अर्थात आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर कॉटन और लिन्स जो कपड़े हैं, क्लॉथ है, उनको ब्लीच का मतलब होता है बेटा रंग उड़ा देना, अर्थात उनको कलर जो है, उनके कलर को ये डिसअपियर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर बात करूँ इसी में मैं, तो यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प का मतलब हो गया पेपर इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपको पता है पेपर किससे बनता है, वुड से। तो वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री के अंदर आपका जो वुड पल्प है उसके कलर को रिमूव करने के लिए, अर्थात उसको ब्लीच करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इसी में थर्ड है यूज फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्रीज। अर्थात जो लॉन्ड्रीज होती है उन पे जो हम कपड़े धोते हैं उनके ऊपर कोई स्पॉट्स हो तो स्पॉट्स को ब्लीच करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रूल है ब्लीचिंग कॉटन लिन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग इन वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, और ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लेबोरेटरी। अब आता है इसका सेकेंड यूज। अगर सेकेंड यूज की बात करें तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसको लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन हो जाएगा यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज। आपके लेबोरेटरी और आपके जो इंडस्ट्रीज है, आपकी जो लेबोरेटरीज है उन लेबोरेटरीज के अंदर और जो आपकी इंडस्ट्रीज है उनके अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। नंबर 3 बेटा, इस ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। तो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ CHCl3, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। आपको पता है क्लोरोफॉर्म जो आदमी को एनास्थेटिक के रूप में यूज होता है, तो इसको क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी यूज करते हैं। और नंबर 4 बेटा, ब्लीचिंग पाउडर को हम अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं लाल दवा। जैसे अपना वाटर होता है, पानी होता है, पानी में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जम्स हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। अर्थात हमारा जो वाटर है उसको क्लीनिंग करने के लिए, अर्थात वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट यूज है वो क्या है, यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम
जर्म। तो ध्यान रखना बेटा, ये यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारे जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को भी ये क्या करता है, जर्म से फ्री बनाने का कार्य करता है। तो देखो बेटा, हमने एक अभी इससे पहले एक टर्म पढ़ा था, इससे जस्ट पिछले वीडियो में एंटीसेप्टिक, और इस वीडियो में मैंने टर्म पढ़ा है डिसइंफेक्टेंट। तो बताइएगा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो बताइएगा बेटा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना बेटा, एंटीसेप्टिक यूज ऑन लिविंग बॉडी, ये लिविंग बॉडी पर यूज होता है, जबकि आपके नॉन लिविंग जो बॉडी होती है उस पर यूज होता है। दोनों ही क्या करते हैं, आपके जो जर्म्स हैं उनको, तो ये वाला ज़्यादा हार्मफुल है, किल जर्म्स, ये जर्म्स को किल करता है, जबकि ये इनिबिट करता है ग्रोथ को, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। तो ध्यान रखना बेटा, एंटीसेप्टिक जो जर्म्स होती है उनकी ग्रोथ को रोकता है, जबकि ये उनको किल कर देता है। ये लिविंग बॉडी पर यूज होता है, वो नॉन लिविंग बॉडी पर यूज होता है, अर्थात ह्यूमन बॉडी पर एंटीसेप्टिक यूज होता है और आपकी जो नॉन लिविंग बॉडी है उस पर डिसइंफेक्ट। तो ये आपके ब्लीचिंग पाउडर का डिसइंफेक्टिंग नेचर भी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करता है, जर्म से फ्री करने का काम भी करता है। इसी के साथ ये यूज ऑफ CaCl2 का पोर्शन अर्थात ब्लीचिंग पाउडर भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक न्यू पॉइंट है वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से यूज ऑफ सोल्ट जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके जगह पर हम एक न्यू टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल जो है उस मॉलिक्यूल का जो यूनिट फॉर्मूला है उस यूनिट फॉर्मूले में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इससे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा था सोडा एस अर्थात वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, इसी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बताइएगा। सबसे फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा फिक्स नंबर ऑफ वाटर molecule present in one unit formula unit of salt in its crystalline form। ध्यान रखना बेटा, किसको बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट का जो एक फॉर्मूला यूनिट है उस एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कहने का सेंस ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे बेटा, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हम यहाँ से एक और टर्म आती है हाइड्रेट। किस फो को बोलते हैं हाइड्रेट, कि जो आपके सोल्ट हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो सोल्ट जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट बोलते हैं। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, वो देखो, ए सोल्ट दैट एसोसिएटेड विद वाटर molecule of crystallization। तो ध्यान दे बेटा, एक सोल्ट दैट एसोसिएट विद वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
अर्थात सोल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं उसके बाद उस सोल्ट को हम क्या बोलते हैं, इज नॉन एज हाइड्रेट, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेट बोलते हैं। कहने का मतलब आपके पास कोई भी सोल्ट है, उस सोल्ट के साथ अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो ऐसे सोल्ट को हम किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, हाइड्रेट फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने लिया है कोई क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल है, अगर इस क्रिस्टल को हम हीट करेंगे तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर में। और अगर इस पाउडर को हम क्या करेंगे, अगर इस पाउडर को मॉइस्ट करेंगे तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल में। कहने का मतलब क्रिस्टल को अगर हीट करेंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, और अगर पाउडर में हम वापस वाटर ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा बेटा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसके रिलेटेड एग्जाम्पल अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोल्ट है जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अर्थात हाइड्रेटेड फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है Na2CO3.10H2O। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोला जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने बेटा, 10, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। और इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। नंबर 2, अगर नंबर 2 में बात करूं तो मैंने यहां से स्टडी किया था CaSO4.2H2O। बताओ इसको क्या बोलोगे, इसको बोला जाएगा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और इसमें नंबर ऑफ वाटर कितने हैं बेटा, 2, इसलिए इसको बोलेंगे डाईहाइड्रेट। क्लियर है बेटा। ऐसे ही आप और देखिएगा, अगर मैं स्टडी करूं नंबर 3 CuSO4.5H2O, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इसमें नंबर ऑफ वाटर कितने हैं, 5, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेंटाहाइड्रेट। और इसके अलावा इसका नाम है ब्लू विट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल। और इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं, ब्लू विट्रोल हो गया। ऐसे नंबर 4 ब्लू विट्रोल के साथ साथ ही FeSO4.7H2O, तो इसको बोलते हैं बेटा ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। ऐसे देखिएगा नंबर 5, अगर आपके पास हो ZnSO4, ZsO4.7H2O, ZsO4.7H2O, इसको जिंक सल्फेट और इसको बोला जाता है वाइट विट्रोल। तो ध्यान रखना बेटा, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रोल, सल्फेट को बोलते हैं ग्रीन विट्रोल और जिंक सल्फेट को बोलते हैं वाइट विट्रोल। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में आपका आता है MgSO4.7H2O। तो MgSO4.7H2 को बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एप्सम सॉल्ट। तो ध्यान रखना MgSO4.7H2 को हम बोलेंगे एप्सम सॉल्ट। इसके अलावा एक और होता है ऐसा ही, नंबर 7 Na2SO4.10H2O। तो ध्यान दे बेटा Na2SO4.10H2O, और इसको बोला जाता है ग्लोब्यूलर सॉल्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्लोब्यूलर सॉल्ट। इसी के साथ आपके ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल भी कंप्लीट होते हैं, जिसमें Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा, CaSO4.2H2 जिप्सम, CuSO4.5H2 ब्लू विट्रोल, FeSO4.7H2 ग्रीन विट्रोल, ZnSO4.7H2 वाइट विट्रोल, MgSO4.7H2 एप्सम सॉल्ट और Na2SO4.10H2 ग्लोब्यूलर सॉल्ट। इसी के साथ आपका बेटा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।